नावल लांसर 5 मुसन्नफ मज़हर कलीम MA एपिसोड 6। वो स्पेशल सर्विसेज हस्पताल में है। कमरा नंबर 40 स्पेशल वार्ड। उन्हें नाराक लैंड वाले अगवा करके ले जा रहे थे कि उनके पालतू बंदर कप्तान की कप्तानी में मैं उन्हें तावुस में जहाज से उतार लाया हूँ। अब वो बज़िद है कि मैं अटैक वन के बारे में सरदावर से ही बात करूँगा। उन्हें पूरे पाकिस्तान में आप ही जिम्मेदार नज़र आए हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं आ रहा हूँ फ़ौरन। ये इंतहाई अहम मसला है, तुम उनकी पूरी तरह हिफाजत करना हर तरह से। सरदावर ने दूसरी तरफ से कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सरदावर आ रहे हैं, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने तो सुबह से नाश्ता ही नहीं किया। इमरान ने रिसीवर रखकर कुर्सी से उठते हुए कहा, सुनो, तुम शायद नाराज़ होकर जा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अब तक तुम्हारी असल हैसियत नहीं समझ सका हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे अब इतना यकीन हो गया कि तुम सरदावर से कम जिम्मेदार आदमी नहीं हो। इसलिए अगर तुम सरदावर के आने तक यहीं रहो तो मेरा ख्याल ये बेहतर रहेगा। कर्नल रॉबर्ट ने कहा, आपने जो कुछ बताना है सरदावर को बता दें, वो खुद ब खुद मुझ तक पहुंच जाएगा। अभी वो लांसर यहाँ मौजूद है और मुझे फ़िलहाल अटैक वन से ज़्यादा लांसर से दिलचस्पी है, जिसने अभी अटैक टू करना है। और मैं चाहता हूँ कि सिलसिला सिर्फ अटैक वन तक ही महदूद रहे। 2 नंबर एक और नकाबपोश ने अलर्ट कर रखा है। बहरहाल मैं डॉक्टर को कह देता हूँ, वो सरदावर को आप तक आने की इजाज़त दे देंगे। इमरान ने कहा, क्या मतलब? क्या सरदावर को यहाँ आने की इजाज़त नहीं? कर्नल रॉबर्ट पर एक बार फिर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। सरदावर तो क्या, सदर मुमलिकत भी अगर आपसे मिलना चाहें तो इजाज़त के बगैर जहाँ दाखिल नहीं हो सकते। वैसे आप बेफिक्र होकर सरदावर से बातचीत कीजिएगा, यहाँ से कोई बात बाहर न जा सकेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि बेड पर लेटा हुआ कर्नल रॉबर्ट बड़ी अजीब सी नज़रों से इमरान को देखता रहा। शायद वो इमरान की असल शख्सियत को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कर्नल रॉबर्ट इमरान को क्या समझ सकते थे? उसे तो आज तक उनके वालिद सर रहमान न समझ सके थे। लांसर ने टाइगर के कमरे के बंद दरवाजे पर दबाव डाला, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा, फिर हाथ उठाकर दस्तक दी। दस्तक का अंदाज खासा तेज था। दरवाजे के अंदर से चुटकी चढ़ी हुई थी, इसलिए जाहिर है वो मास्टर की भी इस्तेमाल न कर सकता था। चंद लम्हों बाद उसने दूसरी बार दस्तक दी तो अंदर से कदमों की आवाज़ उभरी और फिर चुटकी उतरने की आवाज़ सुनाई दी और दरवाजे के दोनों पट खुल गए। दरवाजे में एक स्टोल जिस्म का मालिक नौजवान खड़ा था। लांसर उसे धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गया। तुम्हारा नाम टाइगर है? लांसर ने अंदर दाखिल होती कदरे सख्त लहजे में कहा, अगर हो भी सही तो इस तरह अंदर आने का तरीका तुमने कहाँ से सीखा है? टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा। इसके चेहरे पर सुर्खी औद कर आई थी। मेरा नाम लांसर है, मेरे ख्याल में इतना तारुफ काफ़ी है। लांसर ने बड़े सर्द लहजे में कहा। ओह अच्छा अच्छा, वेलकम मिस्टर लांसर, वेलकम। टाइगर ने यकलख्त मुस्कुराते हुए कहा और दरवाज़ा बंद करके चुटकी चढ़ा दी। चुटकी चढ़ाकर वो जैसे ही मुड़ा, उसके लबों पर खेलने वाली मुस्कुराहट गहरी हो गई, क्योंकि लांसर के हाथ में रिवॉल्वर नजर आ रहा था। मिस्टर टाइगर, मेरे चंद सवालों के जवाब दे दो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बात जाए। तुमने अभी X2 को कॉल किया है, उसका फ़ोन नंबर बता दो, अली इमरान की रहायशगाह का पता बता दो और कर्नल रॉबर्ट के मुतल्लिक बताओ कि उस वक्त वो कहाँ है। लांसर का लहजा बेहद सख्त था। गुड, इसका मतलब है कि तुमने मेरी कॉलें कैच की हैं। खासे खबरदार आदमी साबित हो रहे हो। वैसे तुम्हें मैं ये बता दूं कि कर्नल रॉबर्ट की रिहायशगाह का पता मैंने चलाया था, तभी तुम उसे अगवा करने में कामयाब हुए थे और अब तुम खुद यहाँ आ ही गए हो, तो अब तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने कर्नल रॉबर्ट को क्यों अगवा किया था। टाइगर ने उसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे, मैं ये तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया, समझे? और ये भी सुन लो कि मैं वक्त ज़ाया करने का आदी नहीं हूँ। लांसर ने होंठ चबाते हुए कहा। तो मत करो वक्त ज़ाया, टाइगर ने उसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। तो तुम सीधी तरह नहीं बताओगे, तुम्हारी हड्डियाँ तोड़नी ही पड़ेंगी, लांसर ने कुरखत लहजे में कहा और उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर यूं एक तरफ उछाल दिया जैसे वो खाली हो। उसके इस तरह रिवॉल्वर उछाल देने से ही टाइगर मात खा गया। वो शायद ये समझ रहा था कि लांसर उस पर फायर करेगा, लेकिन लांसर का इस तरह रिवॉल्वर उछाल देना सरासर उसकी तवक्को के खिलाफ था, इसलिए उसकी नजरें लाशऊरी तौर पर भटक गई और दूसरे लम्हे बेख्तियार उसके हलक से चीख निकली और वो छलकर मुल्हकाबात के दरवाजे से जा टकराया। लांसर की लाश यकलख्त उसकी साइड पर पड़े पूरी कुव्वत से पड़ी थी। टाइगर दरवाजे से टकराकर उठते ही लगा था कि लांसर भूखे औकाब की तरह उस पर चिपटा और उसने एक बार फिर पूरी कुव्वत से उसकी साइड में लात जमा दी। टाइगर लड़खड़ाकर पहलू के बल उलट गया। लांसर बिजली की सी तेजी से झुका और टाइगर की दोनों टांगें पकड़कर वो यकलख्त घूमने के साथ साथ उछलकर टाइगर के सर की दूसरी तरफ जा खड़ा हुआ और टाइगर के उलट से इस बार बावजूद रोकने की चीख निकल गई। टाइगर एक खौफनाक दाव में बुरी तरह फंस गया था। उसकी दोनों टांगें मुड़कर उसके सर की दूसरी तरफ ज़मीन से जा लगी थी, जबकि वो पेट के बल फर्श पर पड़ा हुआ था और रुकी हुई दोनों टांगें
पर लांसर ने अपने जिस्म का पूरा दबाव डाल रखा था। टाइगर का जिस्म कमान की तरह मुड़ गया था और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी के सारे मोहरे यकलख्त टूट जाएंगे। लांसर उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा फुर्तीला और तेज निकला था। बताओ जल्दी, वरना अभी तोड़ फोड़ कर के रख दूंगा। लांसर ने गुर्राते हुए टाइगर की दोनों टांगों पर जोर से दबाव डाला। बताता हूँ। टाइगर ने बुरी तरह गलाते हुए कहा और उसके इस फिक्रे की वजह से लांसर का जबरदस्त दबाव खुद ब खुद ढीला पड़ा और शायद यही टाइगर चाहता था। दबाव जरा सा ढीला पड़ते ही टाइगर के दोनों बाजू बिजली की तेजी से सिमटे और दूसरे लम्हे लांसर उछलकर पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। टाइगर की दोनों टांगें अचानक गिरने की वजह से उसके हाथों से छूट गई थी। लांसर ने भी टाइगर के बारे में गलत अंदाजा लगाया था। उसने उसके दोनों बाजुओं पर तवज्जो न दी थी, वरना वो लाजमन उसके दोनों बाजुओं पर अपने पैर रखकर उन्हें हरकत देने से माजूर कर देता और इसी बात से टाइगर ने फायदा उठाया। उसने दोनों बाजू समेटकर लांसर की पिंडलियां पकड़कर एक झटके से घसीट ली थी और लांसर यकलख्त दोनों टांगें घसने की वजह से तवाजुन बरकरार न रख सका और पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। टाइगर की दोनों टांगें आजाद होते एक झटके से पीछे गिरी, लेकिन उससे पहले कि वो उठता, लांसर ने नीचे गिरते ही दोनों टांगें टाइगर की गर्दन के गिर्द डाल दी और फिर उसने तेजी से करवट ली और टाइगर का जिस्म भी बेख्तियार उसके साथ ही मुड़ता गया। लेकिन टाइगर के हाथ बदसूर उसकी पिंडलियों पर जमे हुए थे। करवट बदलते ही टाइगर ने दोनों हाथों को एक झटके से ऊपर की तरफ किया तो उसका सर पिंडलियों के दरमियानी लम से निकल गया और टाइगर बिजली की सी तेजी से उछलकर खड़ा हो गया। उसने लाशौरी तौर पर गर्दन को झुका दिया था। फिर वो तेजी से उछला और छोटी तिपाई उसके जिस्म के करीब से गुजरकर पिछली दीवार से जा टकराई। लांसर ने उसके सीधे होती पास पड़ी हुई छोटी तिपाई उस पर उछाल दी थी, लेकिन अब टाइगर पूरी तरह होशियार हो चुका था, इसलिए वो यकलख्त उछलकर अपने आप को बचा गया। लेकिन लांसर को भी उठने के लिए शायद इतना ही वक्फा काफी था, इसलिए वो भी उछलकर खड़ा हो गया और अब वो दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। और इस बार टाइगर ने पहल की। उसने तेजी से लांसर के बाएं पहलू पर हमला किया और लांसर उसके इस मामूली से दाव में आ गया। वो जैसे ही हमला बचाने के लिए दाएं पहलू पर झुका, टाइगर ने दरमियान में ही अपना रुख बदला और लांसर उछलकर दरमियानी में इस पर पहलू के बल जा गिरा। फिर इससे पहले कि लांसर सीधा होता, टाइगर ने बिजली की सी तेजी से उछलकर लांसर का फेंका हुआ रिवॉल्वर उठा लिया। लेकिन इससे पहले कि वो रिवॉल्वर का रुख लांसर की तरफ करता, रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और टाइगर बेख्तियार अपना हाथ पकड़े झुक गया। एक तेज धार खंजर पूरी कुव्वत से टाइगर के हाथ से टकराया था। ये खंजर लांसर ने अपनी आस्तीन से निकाला था। दूसरे लम्हे टाइगर जरब खाकर लड़खड़ाता हुआ पिछले दरवाजे से जा टकराया। लांसर ने किसी गेंद की तरह उछलकर उसके सीने पर फ्लाइंग को जमाई थी। फ्लाइंग किक मारकर लांसर ने बिजली की सी तेजी से उल्टी कलाबाजी खाई और दरवाजे से टकराकर नीचे गिरते ही टाइगर के सीने पर उसका सर पूरी कुव्वत से टकराया और टाइगर को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिल फट गया हो। उसका सांस सीने में ही रुक गया और दूसरे लम्हे उसके ज़हन पर तारीकी की दबीज चादर फैलती चली गई। लांसर लंबे लंबे सांस लेता खड़ा हो गया। टाइगर दरवाजे के साथ ही टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ा हुआ था और उसका जिस्म ढीला पड़ चुका था। वो बेहोश हो चुका था। खासा सख्त जान आदमी है, लेकिन लांसर से जीतना इसके बस का रोग कैसे हो सकता है? लांसर ने बड़बड़ाते हुए कहा। दूसरे लम्हे वो तेज से टाइगर पर झपटा। उसने टाइगर के जिस्म को दोनों हाथों से उठाकर बेड पर फेंका, फिर इधर उधर देखने लगा। लिबास लटकाने वाली अलमारी का एक पट खुला हुआ था। इसमें नायलॉन की एक रस्सी का गुच्छा पड़ा उसे नजर आ गया। उसने जल्दी से रस्सी उठाई, फिर उसने बड़ी महारत से पहले टाइगर की दोनों टांगें से जकड़ी, फिर उसे उल्टा करके उसने उसके दोनों हाथ उसकी पुश्त पर जकड़ दिए और फिर उसे सीधा करके उसने दीवार के साथ पड़ा हुआ खंजर एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से पूरी कुव्वत से टाइगर के चेहरे पर थप्पड़ मार दिए। लेकिन इससे पहले कि वो उठता, गांठ यूरोपी अंदाज में बांधी गई थी, जो वैसे तो बेहद मजबूत होती है, लेकिन अगर उसका एक सिरा पकड़कर झटके से खींचा जाए तो इतनी आसानी से खुल भी जाती है। चनाचा दूसरे लम्हे पैरों पर बंधी हुई रस्सी खुल चुकी थी। पैरों की रस्सी खुलते ही टाइगर तेज तेज कदम उठाता बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने कंधे से धक्का देकर दरवाज़ा खोला और बाथरूम में दाखिल हो गया। फिर उसने टावल रॉड की साइड पतरे की मदद से कलाइयों पर बंधी हुई रस्सी काटनी शुरू कर दी। गोश्त के बाजू मुड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वो खासी तेज रफ्तारी से रस्सी को पतरी पर रगड़े चला जा रहा था। नायलॉन की मजबूत रस्सी आसानी से कटती नजर न आ रही थी, लेकिन टाइगर ने हिम्मत न हारी और मुसलसल कोशिश जारी रखी। फिर कुछ देर बाद रस्सी के कटने के आसार नमूदार होने लगे। टाइगर के हाथ और ज्यादा तेजी से चलने लगे। अभी रस्सी पूरी तरह ना कटी थी कि उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो तेजी से चौंका, फिर उसी तरह बंधे हुए हाथों से बिजली की सी तेज से दरवाजे की तरफ पलटा। बाथरूम के दरवाजे पर ऊपर नीचे दोनों तरफ चुटकी लगी हुई थी। टाइगर ने जल्दी से पैर की मदद से निचली चुटकी लगा दी। उसी लम्हे दरवाजे को जोर से धकेला गया, लेकिन टाइगर ने दरवाजे के साथ
पुश लगाकर उसे बाहर की तरफ दबा दिया। चुटकी के बावजूद उसे खतरा था कि दरवाज़ा ज़ोरदार धक्के से टूट भी सकता है, क्योंकि ऊपर के चुटकी वो बंधे हुए हाथों की मदद से ना चढ़ा सकता था, और जब तक हाथ ना खुल जाए वो लांसर का सामना ना करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि इस बार लांसर ने लाजमन उसे गोली मार देनी है। पहले तो दरवाजे को धकेला जाता रहा, फिर ये दबाव यकलख्त ख़त्म हो गया। टाइगर ने एक लम्हे इंतजार किया, फिर वापस तेज से टॉवल स्टैंड की तरफ लपका। आधी कटी हुई रस्सी को इसने एक बार फिर जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही रस्सी कटी उसी लम्हे एक जोरदार धमाका और सॉफ्ट बोर्ड के बने हुए दरवाजे में से गोली निकलकर टॉवल स्टैंड के साथ लगे हुए आईने पर पड़ी और आईने के पर खच्चे उड़ गए। टाइगर बिल्कुल बाल बाल बच सा था। वो तेजी से उछल कर साइड में हुआ। अगर वो टॉवल स्टैंड की आईने की तरफ की पतरी पर रस्सी रगड़ा होता तो गोली ठीक उसके पहलू में पड़ती। टाइगर साइड में होता हुआ तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर उसी लम्हे उसे चुटकी उतरने की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर ने जल्दी से आगे बढ़कर निचली चुटकी खींची और दरवाजा एक धमाके से खोलकर वो साइड में हो गया। लेकिन जब कोई रद्द-ए-अमल ना हुआ तो वो उछल कर दरवाज़ा क्रॉस करके दूसरी तरफ हुआ, ताकि अगर लांसर उस पर हमले की सोच रहा है तो वो फौरी तौर पर गोली न चला सके। लेकिन दूसरी तरफ होते ही उसने कमरे का बैरूनी दरवाज़ा खुला देखा तो वो पलट कर बाथरूम से बाहर आया, फिर दरवाजे की तरफ दौड़ा गया। पहरादारी खाली पड़ी हुई थी, लांसर जा चुका था। टाइगर ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर वापस कमरे में आ गया। उसकी कलाइयों पर अभी तक रस्सियों के सिरे लटक रहे थे। उसने जल्दी से इन रस्सियों को अलहदा किया, फिर अलमारी से उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर पहले गर्दन पर आने वाले जख्म पर दवा लगाई, जिसमें से खून अभी तक रिस रहा था। लांसर तो बहरहाल जा चुका था, और जिस हालत में टाइगर था उस हालत में वो बाहर ना जा सकता था। उसकी कमीज़ खून से तो अबतर हो चुकी थी, इसलिए कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर अलमारी से एक और लिबास निकालकर वो दोबारा बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो लिबास बदल कर बाहर आया तो उसी लम्हे दरवाजे पर एक बार दस्तक हुई और टाइगर चौंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? टाइगर ने होंठ खींचते हुए पूछा। अच्छा, तो अब तुमने भी औरतों की तरह दरवाज़ा खोलने से पहले कौन है पूछना शुरू कर दिया। बाहर से इमरान की मखसूस आवाज़ सुनाई दी और टाइगर ने तवील सांस लेते हुए चुटकी उतार कर दरवाज़ा खोल दिया। अरे, ये कमरे का क्या असर हो रहा है? क्या ख्वाब में किसी से लड़ रहे थे? इमरान ने सामने टूटे पड़े हुए सोफे को देखते हुए हैरत भरे अंदाज में पूछा। फिर उसकी तेज़ नज़रों ने फर्श और सोफे पर खून के धब्बों को चेक कर लिया। उसके होंठ सीटी की शक्ल में सिमट गए। लांसर आया था, टाइगर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। कितने आदमियों के साथ आया था? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, और टाइगर ने नदामत भरे अंदाज में मुंह झुका लिया। वो इमरान का तंज समझ गया था कि अगर लांसर अकेला आया था तो फिर बचकर कैसे चला गया। फिर टाइगर ने उसे मुख्तसर तौर पर सारी सूरत हाल बता दी। तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारी टेलीफोन कॉलें कैच की गई हैं, लेकिन और भी तो चक्कर हो सकता है। तुमने कमरे की तलाशी ली है? इमरान ने इधर उधर देखते हुए पूछा। और चक्कर? लेकिन ताला मैंने खुद खोला था। वो ताला भी जदीद साख्त का है? टाइगर ने चौंकते हुए पूछा। जदीद साख्त के ताले को जदीद साख्त की चाबी से भी खोला जा सकता है? टेलीफोन कॉलें तो कैच हो ही नहीं सकती, क्योंकि होटल की अपनी खुदकार एक्सचेंज है, इमरान ने कहा। और टाइगर पहली बार बुरी तरह चौंका। उस जाविये पर उसने सोचा भी न था। चुनाचा उसने सारे लाते हुए तलाशी लेनी शुरू कर दी, जबकि इमरान तेज से उल्टे हुए सोफे की साइडों पड़े हुए खंजर की तरफ बढ़ गया। ये वही खंजर था जिससे लांसर ने टाइगर की गर्दन पर जख्म लगाया था और जो सोफे पर गिरते ही उसके हाथों से निकलकर कोने में जा गिरा था। ओह इमरान साहब, यहाँ डिक्टाफोन मौजूद है। उसी लम्हे टाइगर की आवाज़ सुनाई दी, और दूसरे लम्हे टाइगर जो अलमारी के निचले हिस्से में हाथ पैर फेर रहा था उछल कर खड़ा हो गया। उसके हाथ में ये जदीद साख्त का डिक्टाफोन था। इसका मतलब है कि लांसर पहले कमरे में आया और डिक्टाफोन लगा कर चला गया। टाइगर ने डिक्टाफोन को बेकार करते हुए बड़बड़ा कर कहा। अब तो यकीन आ गया कि जदीद साख्त का ताला जदीद साख्त की चाबी से खुल जाता है। इस दौर में जो शख्स तालों पर एतबार करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप ठीक कह रहे हैं जनाब, वाकई चोट हो गई है। टाइगर ने होंठ से भींचते हुए कहा। चोट लांसर को भी हो गई है? टाइगर, उसे शायद मालूम नहीं कि यहाँ के मकामी गुंडे रौब के लिए अपने असलों पर मखसूस निशानात लगाते हैं। ये देखो, खंजर पर सांप की आंख में तीर का निशान, जानते हो ये किस ग्रुप का निशान है? इमरान ने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा हुआ खंजर टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। ओह हाँ इमरान साहब, अच्छी तरह जानता हूँ, ये गोल्डन क्लब के वफूद मंगट के ग्रुप का खास निशान है। टाइगर ने सारे लाते हुए कहा। तो चोट सिर्फ तुम्हें ही नहीं, लांसर को भी हो गई। वो भी अपना क्ल्यू छोड़ गया है। आओ पहले इस मंगट को पलगट में बदल लें, फिर कुछ और सोचेंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। दरवाजे की तरफ मुड़ गया। टाइगर उसके पीछे था। लांसर को होश आया तो वो उछल कर बैठ गया। उसका मुंह और गर्दन अपने खून से लथड़े हुए थे। उसने इधर उधर देखा तो कमरा खाली था, क्योंकि उसका जिस्म बंधा हुआ ना था, इसलिए वो फौरन खड़ा हो गया। उसकी नज़रें बाथरूम के दरवाजे पर जाम गई जो बंद था। वो समझ गया कि टाइगर यकीनन बाथरूम में होगा, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा बदसूर अंदर से बंद था। टाइगर ने जिस तरह शिकस्त दी थी वो मंजर याद आते उसके ज़हन में भौचाल सा आ गया। ये शायद उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था कि वो एक बंधे हुए और बेहिस आदमी से लड़ाई में मात खा गया था।
उसे किसी सूरत में जिंदा नहीं रहना चाहिए, किसी भी सूरत में। लांसर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो किसी पागल भैंसे की तरह दौड़ता हुआ बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे को जोर से धकेला, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। लांसर ने पागलों के से अंदाज में दरवाजे को अपने कंधे से टक्कर मारकर खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। उसी लम्हे उसके ज़हन में झमाका सा हुआ और दरवाजे में चूंकि खासी लचक थी, इसलिए वह समझ गया कि टाइगर दरवाज़ा बंद करके अंदर से पुश लगाए उसे खोलने में रोक रहा है। ये ख्याल आते हुए तेजी से पलटा और फिर उसे एक तरफ पड़ा हुआ अपना रिवॉल्वर नजर आ गया। उसने झपट कर रिवॉल्वर उठाया। फिर उसने दरवाजे के तख्ते के साथ रिवॉल्वर की नाल लगाकर ट्रैगर दबा दिया। भारी रिवॉल्वर की गोली सॉफ्ट बोर्ड को फाड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई, लेकिन ना ही लांसर को कोई चीख सुनाई दी और ना ही किसी के गिरने की आवाज़, बल्कि उसकी बजाय अंदर ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई चीज़ ज़ोर से चटकी हो। उसी लम्हे से कमरे से बाहर किसी की तेज तेज कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा था और रिवॉल्वर का धमाका सुनकर भाग रहा हो। वो बिजली किसी तेज से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ा। फिर उसने चुटकी खोलकर दरवाज़ा खोला और उछल कर बाहर आ गया। कोई शख्स तेजी से सीढ़ियाँ उतर जा रहा था। लांसर को उसकी एक झलक सी दिखाई दी थी। लांसर एक लम्हे के लिए रोका, फिर तेजी से राहदारी के दूसरे कोने की तरफ दौड़ता गया, जहाँ दूर से उसे फायर डोर के अल्फाज सुर्ख रंग में लिखे हुए नजर आ रहे थे। उसकी हालत ऐसी थी कि उसने मेन गेट से बाहर जाने का इरादा बदल दिया था और जो शख्स सीढ़ियाँ उतर गया था और जिसकी एक झलक उसने देखी थी उसे टाइगर ही लगा था। इसलिए अब वो अपनी कार में जल्द अज जल्द पहुंचकर उसे दोबारा कवर करना चाहता था। फायर डोर खोलकर वो लोहे की मखसूस सीढ़ियाँ उतरता हुआ चंद लम्हों में होटल की अकबी गली में पहुंच गया। फिर वहां से तेज तेज कदम उठाता हुआ सड़क क्रॉस करके इस पार्किंग की तरफ दौड़ा जहाँ उसकी कार मौजूद थी। जेब से रुमाल निकालकर उसने नाक, मुंह और गर्दन को कदरे ढांप लिया था ताकि फौरी तौर पर उसकी हालत देखकर लोग चौंक ना पड़े। लेकिन वह शख्स अपने हाल में मगन था, इसलिए चंद ही लम्हों में अपनी कार में पहुंच गया। उसने कार में पहुंचते सबसे पहले बैक मिरर में देखते हुए रुमाल की मदद से चेहरे और गर्दन पर जमे हुए खून को रगड़कर पूंछ डाला और फिर कार निकालकर वो होटल के सामने के रुख पहुंच गया। उसकी तेज नजरें इधर उधर का जायजा ले रही थी, लेकिन टाइगर उसे वहां कहीं भी नजर न आया, तो उसने कार वापस अपनी रिहायशगाह की तरफ दौड़ा दी। फिलिया उसकी हालत देखकर चौंक पड़ी और लांसर ने उसे टाइगर से अपनी लड़ाई का हाल बताया। ओह, तुम उसे जिंदा छोड़कर क्यों आ गए? उसे हर सूरत में अगवा करके ले आना था। यहाँ हम उसकी एक एक बोटी अलहदा करके उससे असल सूरत हाल उगलवा लेते, फिलिया ने कहा। वो इंतहाई सख्त जान आदमी है, मैंने उसकी नफ्सियात देख ली है। वो मर तो सकता है लेकिन बता नहीं सकता, इसलिए मैं जानबूझकर वापस आ गया हूँ। अब मुझे उसकी निगरानी करानी होगी, इस तरह हम उससे कुछ हासिल कर सकते हैं, लांसर ने कहा। फिर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और मंगट के नंबर घुमाने शुरू कर दिए। मंगट क्लब में ही मिल गया। हेलो, लांसर बोल रहा हूँ, लांसर ने कुरखत लहजे में कहा। ओह यस सर, हुक्म फरमाइए सर। दूसरी तरफ से मंगट ने मधवाना लहजे में कहा। मंगट, मैं एक आदमी की निगरानी कराना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास इस काम के लिए आदमी है? लांसर ने पूछा। बिल्कुल जनाब, मंगट के पास पूरी तंजीम है, आप हुक्म फरमाएं, मंगट ने कहा। होटल मोंगा की दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 12 में एक नौजवान टाइगर नामी रहता है, मकामी गुंडा कहलाता है, लांसर ने कहा। ओ हाँ बिल्कुल जनाब, मैं उसे ज़ाती तौर पर जानता हूँ, खासा मारूफ आदमी है, मंगट ने कहा। अच्छा, तो क्या उसे अगवा करके मेरी रिहाइशगाह तक पहुँचाया जा सकता है? लांसर ने फौरन ही इरादा बदलते हुए कहा। पहले उसका ख्याल सिर्फ निगरानी तक महदूद था, लेकिन अब उसने इरादा बदल दिया था। फिलिया की बात उसे पसंद ना आई थी कि उसे यहाँ बुलवा कर उसे कर्नल रॉबर्ट का मौजूदा पता उगलवाया जा सकता है। अगवा कराने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री लांसर काम करने वाला है, उसे रकम की ऑफ़र की जाए तो वो खुद ब खुद चला आएगा, मंगट ने कहा। नहीं, फिर तुम उसकी असल शख्सियत को नहीं जानते। वो यहाँ की सीक्रेट सर्विस का आदमी है, वो शायद डॉज करने के लिए गुंडा बना हुआ है, लांसर ने कहा। क्या कह रहे हैं आप? टाइगर पकेशिया सीक्रेट सर्विस का आदमी है? नहीं साहब, वो तो आम सा गुंडा है, मंगट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, बहरहाल मैंने उसे कुछ चुकलवाना है। अब तुम उसे किस तरह यहाँ तक पहुँचाते हो, ये तुम्हारा काम है, लांसर ने कहा। सर, अगर ऐसी बात है तो फिर उसे आपकी रिहाइशगाह तक किसी सूरत नहीं पहुंचना चाहिए। मैं उसे किसी और अड्डे पर पहुंचाकर आपको कॉल कर दूंगा, आप वहां पहुंचकर उसे जो कुछ हासिल करना है हासिल कर लें, मंगट ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, तुम उसे अगवा करके किसी मखसूस अड्डे तक पहुंचा दो, फिर मुझे इतला कर दो, लांसर ने कहा और रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखकर लांसर बाथरूम की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो न सिर्फ उसने मेकअप बदल रखा था बल्कि उसका लिबास भी बदला हुआ था। वार्डरोब में उसके साइज के कई सूट मौजूद थे, इसलिए उसे लिबास बदलने में कोई परेशानी ना हुई थी।
तुम किस सीक्रेट सर्विस की बात कर रहे थे? फिलिया ने उससे पूछा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस बड़ी खतरनाक सीक्रेट सर्विस है। बॉस ने मुझे खास तौर पर उससे खबरदार किया था। इस वक्त तो मैंने बॉस की बातों की परवाह ना की, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि इस पसमानदा मुल्क में सीक्रेट सर्विस तरक्की याफ्ता ममालिक की सर्विसेज से भी 2 हाथ आगे है। कर्नल रॉबर्ट को जिस अंदाज में अगवा किया गया और जिस तरह उसे ताबूत में डालकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया, इस पर किसी को जरा बराबर भी शक ना हो सकता था। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि सीक्रेट सर्विस न सिर्फ उससे वाकिफ हो गई, बल्कि उन्होंने ऐन मौके पर कर्नल रॉबर्ट को भी वापस हासिल कर लिया, और अब यकीनन कर्नल रॉबर्ट सीक्रेट सर्विस के पास होगा। लांसर ने तफसील बताते हुए कहा, इसका मतलब है कि अब हमें बराह रास्त सीक्रेट सर्विस से टकराना होगा। फिलिया ने कहा, हाँ, अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास सीक्रेट सर्विस के मुताल्लिक कोई क्ल्यू मौजूद नहीं है। बस ले देखिए, एक टाइगर सामने आया है, आप देखो, शायद उससे कुछ हासिल हो सके। लांसर ने कहा, लांसर, मेरे ख्याल में इस मुल्क की आबो हवा ने तुम्हारे ज़हन पर असरात डाले हैं। फिलिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? लांसर ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा, तुम सुपर एजेंट हो, तुम्हारे अंदर खास सलाहियतें हैं, तुमने हजारों ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ आकर तुम्हारी तमाम सलाहियतें कमज़ोर होकर रह गई हैं। तुम टाइगर से टकराए, लेकिन उससे कुछ हासिल किए बगैर वापस चले आए, और अब तुम अपना काम दूसरों के कंधे पर डालकर खामोश बैठे हो। अगर बॉस ने यहाँ की सीक्रेट सर्विस के मुतालिक ऐसे रिमार्क पास किए हैं जिसे तुम बता रहे हो, तो फिर यकीनन ये टाइगर मंगट के पास का रोग नहीं, और तुमने टाइगर मंगट को इस टाइगर के बारे में बताकर हमाकत की है। मुझे तो एहसास हो रहा है कि बजाय इसके कि मंगट टाइगर को अगवा करे, टाइगर इस मंगट के जरिए यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिलिया ने कहा, ओहो फिलिया, वाकई तुमने दुरुस्त कहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओह, न जाने मुझे क्या हो गया, इससे पहले तो मैंने ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं की थी। तुम्हारी बात दुरुस्त है, हमें खुद कुछ करना चाहिए। ठीक है, उठो। तुमने लांसर की अना को चैलेंज किया है, तो फिर देखो लांसर किस तरह सीक्रेट सर्विस पर कहर बनकर टूट पड़ता है। आओ, हमें फौरन ये अड्डा छोड़ देना चाहिए। लांसर ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा, और फिर वो तकरीबन दौड़ता हुआ अंदर उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें असला और कोठी मौजूद थी। उसने करेंसी नोटों की खासी भारी तादाद और एक ब्रीफ केस में मुंतकिल कर दी। कुछ ज़रूरी असला उठाया। फिर बाथरूम में जाकर उसने मेकअप बॉक्स उठाकर ब्रीफ केस में डाला और बाहर आ गया। लेकिन कहाँ जाओगे? फिलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। पहले मेरे पास करेंसी न थी, इसलिए मुझे मंगट का सहारा लेना पड़ा। अब किसी भी पार्टी डीलर के जरिए कोई कोठी और कार हासिल की जा सकती है। अब मेरे ज़हन में एक और प्रोग्राम आया है। मुझे अब इस अली इमरान को ढूंढना पड़ेगा। अगर वो मुझे नजर आ गया तो मैं कर्नल रॉबर्ट को तलाश कर लूंगा, लांसर ने कहा। फिर वो फिलिया को साथ लिए कोठी से बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद वो दोनों एक टैक्सी में बैठे शहर की तरफ बढ़े जा रहे थे। लांसर ने सबसे पहले शहर में भारी रकम एडवांस जमा कराकर किराए की कार हासिल की, या फिर एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए वो थोड़ी ही देर बाद जदीद कॉलोनी में एक मुनासिब कोठी भी हासिल करने में कामयाब हो गया। इस कोठी में टेलीफोन भी मौजूद था। चाचा कोठी में पहुंचते ही उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। फिर उसने इंक्वायरी के नंबर डायल कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज़। दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। मुझे अली इमरान के फ्लैट का नंबर चाहिए, वो यहाँ की मशहूर शख्सियत है, लांसर ने कहा। और ऑपरेटर ने फ़ौरन इमरान के फ्लैट वाले टेलीफोन का नंबर बता दिया। जाहिर है इमरान शैतान की तरह मशहूर था। ये फ़ोन यहाँ मौजूद है, यानी फ्लैट का पता वगैरह भी तो आपके पास होगा। मैं इसका दोस्त हूँ और मुझे फ़ौरन उससे मुलाकात करनी है, लेकिन उसका पता मुझसे गुम हो गया है, लांसर ने कहा। जी हाँ, वो किंग रोड के फ्लैट नंबर 10 में रहते हैं, दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा। वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही तावन करने का आदी था। शुक्रिया शुक्रिया, लांसर ने खुश होते हुए कहा। फिर उसने क्रैडल दबाकर इमरान के नंबर डायल किया। सलमान बोल रहा हूँ। 2-3 बार घंटी बजने के बाद किसी आवाज़ सुनाई ना दी। इमरान साहब से मिलना है, मेरा नाम लांस है, मैं उनका। लांसर ने जवाब देते हुए कहा, वो मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ से स्वाट लहजे में कहा गया और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया। अनसर चंद लम्हे बाद रिसीवर हाथ में पकड़े खड़ा रहा। फिर उसने रख दिया। आओ फिलिया, इससे फ्लैट को चेक कर लें, शायद कर्नल रॉबर्ट यहीं हो, वरना सलमान से भी कुछ मालूम हो सकता है, लांसर ने कहा। और फिलिया ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो कार में बैठकर किंग रोड की तरफ बढ़े जा रही थी। किंग रोड पर जाने के लिए उन्हें गोल्डन क्लब के सामने से गुजरना पड़ा। जैसे ही उनकी कार गोल्डन क्लब के मेन गेट के सामने रुकी हुई देखी, जब तक उसकी कार गेट तक ना पहुंची, उसने कार में से 2 अफराद को बाहर निकलते देखा और लांसर ने होंठ भींच लिए। वो कार से
اترنے والے دو نوتے افراد تیز قدم اٹھاتے کلب میں داخل ہو گئے تھے۔ لانسر نے کچھ آگے جا کر کار روک دی۔ کیا ہوا؟ کار کیوں روک دی؟ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی فیلیا نے چونک کر پوچھا۔ جنہیں ہم تلاش کر رہے ہیں وہ گولڈن کلب میں گئے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ اس میں سے ایک اور ہے اور دوسرا ایک تو وہ ہے جو جہاز میں بندر لے کر ساتھ آیا تھا، اس کا نام علی عمران، اور دوسرا ٹائیگر۔ لانسر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست تھا، وہ منگٹ تک پہنچ گیا۔ فیلیا نے چونک کر کہا، ہاں تم نے درست کہا تھا، اگر ہم منگٹ کے چکر میں رہتے تو یقیناً لوگ ہمیں کوٹھی میں ہی گھیر لیتے۔ لانسر نے کہا، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ فیلیا نے